गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल हमने हमारा तीसरा पाठ साना साना हाथ जोड़ी प्रारंभ किया था, जिसकी लेखिका श्रीमती मधु काकड़िया थी। ये एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें लेखिका ने गंगटोक शहर और उससे आगे के हिमालय की यात्रा का वर्णन बहुत ही रोचक और चित्रात्मक तरीके से किया। मैंने कल भी आपको बताया था कि इस पाठ को पढ़ते समय मन इतना आनंदित होता है और ऐसा लगता है कि हम स्वयं उन ऊंचे नीचे पहाड़ों पर यात्रा कर रहे हैं। कल तक हमने पढ़ा था कि लेखिका यूमथांग की ओर यात्रा करना प्रारंभ किया था उन्होंने, और उनके गाइड जितेंद्र नार्गे थे, जो ड्राइवर कम गाइड थे। लेखिका ऊंचे नीचे पहाड़ों पर आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। उन्होंने मैदानी भाग से शुरू किया था और समुद्र तल से काफी ऊंचाई तक उनकी यात्रा का डेस्टिनेशन था। रास्ते में 7 सिस्टर्स वाटरफॉल आया था, जहां पर लेखिका मंत्र मुग्ध सी होकर उसका आनंद ले रही थी। लेखिका को हिमालय के भिन्न भिन्न रूप वहां दिखाई दे रहे थे। कहीं मोटा हरा कालीन बिछा हिमालय, कहीं पथरीला हिमालय, कहीं पीले फूलों से फैला ढका हुआ हिमालय, तो कहीं हिमालय के ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़। इन सब के आनंद में खोती हुई सी लेखिका मंत्र मुग्ध सी उस यात्रा का आनंद ले रही थी। आज हम पेज नंबर 21 से अपना पाठ पुनः प्रारंभ करेंगे। तो आइए और शुरू करते हैं हमारा यात्रा का सफर इन ऊंचे नीचे पहाड़ों। चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों से देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। धीरे धीरे धुंध की चादर हटी, अब वहां पहाड़ नहीं थे। 2 विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे और थोड़ी देर बाद वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई। मैंने गर्दन घुमाई, सब और जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। कि थोड़ी देर तक छाया पहाड़ की धुंधला धुंधला दिख रहा था, तो ऐसा लग रहा था पहाड़ों की छाया है, वो आगे बढ़ते रहे। तो अब वास्तविक एक बृहद हिमालय उनके सामने था और लेखिका को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी स्वर्ग में आ गए। नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, मतलब जहां तक नजरें जाए, छोर मतलब सीमा, तो कि नजरों की जहां तक हम देख सकते हैं वहां तक सिर्फ खूबसूरती बिखरी पड़ी। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियां और वादियों के दुर्लभ नजारे, कि मतलब सब कुछ दूसरों को देते चलो। कि जो सुंदर नजारे आपको पहाड़, वादियां, झरने, फूल दे रहे थे, कि ये सब आपके लिए है। वैसे ही हमें अपने जीवन में होना चाहिए कि सब कुछ हम दूसरों पर न्यौछावर करते चले। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो जाता है। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, कि इतना प्रकृति का भिन्न भिन्न रूप। बर्फ से ढके पहाड़, नीचे बहती नदी, चारों तरफ धुंधला छाया, और थोड़ा सा ऊपर देखो तो सिर के ऊपर मंडराते बादल। मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियता और रोडोडेंड्रो के फूल, है ना, फूलों के नाम है बेटा। सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए चेरे वेती चलते रहो का संदेश देते हुए, और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। कि यहाँ लग रहा था कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जैसे नदी बहती जा रही है, हम भी इस यात्रा के साथ बहते जा रहे हैं और इस यात्रा का आनंद उठाते जा रहे हैं। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांवों पर ब्रेक सी लगी। कि लेखिका तो उस नजारों में और सुंदरता में खोई हुई थी और अपनी सोच में डूबी हुई थी। तभी उनकी गाड़ी के एकदम से ब्रेक लगते हैं। मैं समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए। तो ऐसे लगा कि मैं जहां नृत्य कर रही थी इन वादियों में, तो अचानक जैसे पैरों के घुंघरू टूटे और नृत्य करने वाली को पता चले कि ऐसा कुछ हो गया है और उसे रुकना है, उसे रुकना पड़ेगा। ऐसे में रुकी। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही हैं। निरपेक्ष जिससे इस सुंदरता से उन औरतों को कोई मतलब नहीं है।
वो पहाड़ पर बैठी बैठी पत्थरों को तोड़ रही है। गूंदे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, मतलब इतनी सुंदर कि गोरी और सॉफ्ट सॉफ्ट दिखने वाली वो औरतें, और उनके हाथों में कठोर काम था पत्थरों को तोड़ने जैसा। कईयों की पीठ पर बंधी डोकों में उनके बच्चे भी थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत से जमीन पर मार रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की है जंग। कि बेटा जो जहाँ रहता है, वो यात्रा का आनंद उठाने गई थी तो उसके लिए वो सारा सौंदर्य महत्व रखता था, और जो जहाँ रहता है अपनी आजीविका के लिए श्रम करता है, अपने भोजन की व्यवस्था करता है, उसके लिए वो सौंदर्य नहीं, वो उसकी रोजी रोटी का साधन होता है। तो वो चाहकर भी उन नज़ारों का उतना आनंद नहीं उठा पाते जितना हम अगर घूमने की दृष्टि से गए हैं तो उठाएं। मातृत्व और श्रम साधन, बच्चे पीछे बंधे हुए थे और साथ में काम भी कर रही थी, कि दोनों काम एक साथ। वहीं पर खड़े बियाग बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से मैंने पूछा कि ये क्या हो रहा है। उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को पहाड़ी ने चौड़ा बना रही है। कि हम जब यात्रा कर रहे हैं तो हमें नहीं पता कि जिन रास्तों पर हम गुजर रहे हैं वो किसी ने बनाए होंगे, तो यही पहाड़ी लोग हैं जो आपकी इस यात्रा को आनंदमय बनाते हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा, मेरे मुंह से अकस्मात निकला, मतलब मेरे मुंह से निकल गया कि ये तो खतरनाक काम है। वह संजीदा हो गया, थोड़ा सा इमोशनल हो गया। कहने लगा, पिछले महीने तो एक जान भी चली गई थी बेटा। पहाड़ रास्ते सकरे सकरे हैं, इधर गहरी गहरी खाइयां हैं, तो जैसे ही वो वहां पत्थर फिट कर रोड बना रही है, जैसे ही पैर फिसलेगा आपको अंदर ही जाना है, और वहां लगता है कि मृत्यु आपका इंतजार कर रही है। तो उसने बताया कि हाँ सही में खतरनाक है, पिछले महीने किसी की डेथ हो गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों का रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे पत्थरों में बदला जाता है। पहले बेटा ब्लास्ट किया जाता है जिससे पहाड़ टूटता है, वो बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ता है, तो फिर उन्हें वापस छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर लेवल किया जाता है। फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिछाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल लोक में प्रवेश। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर सिक्किम सरकार का एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, एवर वंडर्ड हु डिफाइंड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे, इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है ना, कि जहां मृत्यु से बड़ा कोई डर नहीं है, वहां लोगों ने इस डर पर जीतते हुए बेटा इन रास्तों का निर्माण किया है। अगर व्यक्ति डर जाता तो क्या उन रास्तों का निर्माण होता और हम जैसे साधारण लोग उस पहाड़ की ऊंचाई तक पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला। अभी तक लेखिका उन अद्भुत नजारों का आनंद ले रही थी, है ना। मन पीछे घुमा। इसी प्रकार एक पलामू और गुमला के घने जंगलों में देखा था। पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती युवतियां। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाटे, ठाटे मतलब छाले बेटा, कठोर हो जाती है जब ठक 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 लगती है तो वो चोट हाथों पर भी लगती है और डेड हो जाती है स्किन, तो वो सूखे सूखे छाले। एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है, कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। ये बेटा विषमता है हमारे सामाजिक जीवन की, कि धनिक वर्ग धनिक होता जाता है और निर्धन वर्ग वहीं के लिए नहीं। तो कि भगवान ने भी ऐसा ही कुछ रचा है, मलाई सारी एक तरफ और सारी यातनाएं दूसरी तरफ, कि इतना श्रम करने के बाद भी इन लोगों को इतना कुछ प्राप्त नहीं होगा जो धनिक वर्ग को सहज और आसानी से ही प्राप्त हो जाता है। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम ये देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं पहाड़ों की सुंदरता देखिए जिसके लिए आप यहाँ इतने पैसे खर्च करके आए। कि जनता तो आप जहाँ जाओगे वहां ऐसे दुखी जनता मिल जाएगी, अभी तो आप पहाड़ों का आनंद लो जिस कार्य के लिए आप आई।
ये देश की आम जनता नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये बेस्ट एंड रिपेइंग है। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। मन ही मन सोचा। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे, तभी मैंने देखा कि वे श्याम सुंदरियां किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस उठी कि जीवन लहरा उठा और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया। कि जहाँ लेखिका दुखी हो रही थी उनको देख कर कि इतनी सुंदर स्त्रियां ऐसा काम कर रही है, वो अचानक से अपने आनंद में इतना जोर से हंसी कि लेखिका का मन भी प्रसन्न हो गया कि कैसे भी हो व्यक्ति को आनंद उठाना आना चाहिए। और वह माहौल जो उन्हें थोड़ी देर तक बहुत बोझिल सा लग रहा था, सुंदर लगने लगा। हम लगातार ऊंचाइयों पर बढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हर मोड़ पर हेयर पिन बैंड लेंगे। हेयर पिन बेटा इस तरह का बैंड, हर मोड़ पर इस ये वाली जो डीप जो बैंड है, इस तरह के बैंड लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बैंड के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया, हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूली बस नहीं है? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम, यह मैदानी नहीं, पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर के बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं। इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। कि यहाँ पर मैदानी इलाका नहीं है कि जीवन इतना सरल है कि आप बस में बैठे और स्कूल चले गए, गाड़ी ली और कहीं भी चले गए। ये पहाड़ है, या तो गाड़ियां चलना ही मुश्किल है, लोगों का जीवन इतना मुश्किल है कि बच्चे सिर्फ पढ़ते ही नहीं है। एक स्कूल है तराई में नीचे की तरफ, तो ऊपर कहीं भी बच्चा है वो वहाँ पढ़ने के लिए जा रहा है और वहाँ पढ़ने जाता है और शाम के समय अपनी माँ के साथ काम भी करवाता है। खतरा धीरे धीरे बढ़ने लगा। रास्ते और भी सकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप के जितना चौड़ा ही बनाया गया है कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर इधर खिसके तो हम सीधे घाटियों। इन रास्तों पर जगह जगह की चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, बी केयर, मैन ईटर अराउंड। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। बेटा, ईश्वर ने सब जगह जो जीव बनाए हैं उनको उस जगह के अनुरूप अपना रूप और अपने विशेषताएं दी है। कि जैसे यहाँ पर गायों के इतने लंबे बाल नहीं होंगे, पर याक जो पहाड़ी गाय के रूप में काउंट होता है, उसके शरीर पे बहुत घने घने लंबे लंबे बाल है। क्यों? क्योंकि वहां पर इतनी ठंड है तो उसे अपने जीवन की रक्षा के लिए उसे एक कवच की जरूरत रहेगी। ठीक है। सूरज ढलने लगा। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस घर लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान, फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर से एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने, सिक्किमी ड्रेस होती है बेटा, एक गाउन जैसा, है ना, चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूर्य की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस तरह इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मैं मंत्रमुग्ध से चीख पड़ी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था कि यूं लग रहा था कि क्या क्या देखें। अब आप खुद वो करो बेटा, लश ग्रीन टी गार्डन है ना, हरी हरी पत्तियां चाय के बीच,
उन्हीं में एक रेड कलर की ड्रेस पहने हुए एक सुंदर सी गोरी युवती। तो ऐसा और सूर्य ढल रहा है, आकाश थोड़ा थोड़ा रेड है, तो वो जो सारी चीजें हैं कि बेटा वो जो रिफ्लेक्शन है उस जगह को, उस लेडी को और ब्यूटीफुल बना रहा है। तो लेखिका कह रही है कि कितना सौंदर्य हम सहन करेंगे, चारों तरफ इतनी ज्यादा खूबसूरती बिखरी है। उसी युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक शांत सी बस्ती लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत सो रही थी। इसी लायुंग में हम ठहरे थे, तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखे पत्थरों पर बैठ गई। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तिस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा चल रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे, गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी घुंघरुओं की रुंझुनाहट सी आंखें अनायास भर आई। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व भीतर उगने लगा, वही सुख, शांति और सुकून जहां अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता नहीं, दर्शन बन गया कि इतनी सुंदरता देखकर शाम का समय नदी बह रही है, पक्षी ऊपर चहचहाते हुए अपने घरों को लौट रहे हैं, व्यक्ति अपने घरों को लौट रहे हैं, एक मंदिर में घंटियां बज रही है। तो इस तरह के एक अद्भुत सौंदर्य से लेखिका अभिभूत हो गई और वो सोचने लगी कि इतनी सुंदरता प्रकृति ने हमें दी है और हम अपने छोटे छोटे स्वार्थों के कारण प्रकृति की इस सुंदरता को अपने ही हाथों नष्ट करने में लगी। ठीक है बेटा, आज हम यहां तक ही पढ़ेंगे। इससे आगे का पाठ हम कल देखेंगे।